आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हवाले से इमरान खान ने क्या इंकशाफ किया, इसका हाल अहवाल भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर राजा साहब, 5 जजेस को हथकड़ियों का मामला, और ये जजेस भी कोई आम जजेस नहीं राजा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस हैं। ये क्या माजरा है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जो पीछे घर वाले हैं राजा साहब, वो तो गायब है बेचारा, लेकिन उसके घर वालों को बेघर करने के लिए अब क्या एक पैगाम भेजा गया, और क्या सरकारी जो पेपर है वो रिलीज किया गया है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाएगा, ये ऐलान किया गया है या फिर पानियों की गहराई को मापा जा रहा है आजम नजीर तारड़ साहब की तरफ से, और कौन ये मामला फौजी अदालत में लेके जाएगा, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राजा साहब, आज हमने पाकिस्तान में जो अडयाला जेल के अंदर समात हो रही है, और कल भी जो हुई, एक चीज़ देखी कि सख्तियों का जो सीज़न था, या स्पेल कहें, जो दूसरा स्पेल है, इसमें इमरान खान को मीडिया से दूर रखने की कोशिश बार बार की जा रही है। कल भी राजा साहब यही हुआ है, और आज भी यही हुआ है कि जब भी सहाफ़ी इमरान खान से गुफ्तगू करने के लिए आगे बढ़ते तो जेल का हुकाम उन्हें पीछे कर देता है, और इमरान खान जब भी कोई बात करना चाहते हैं उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। राजा साहब, यही होता है ना, आपका जो एक ओपन ट्रायल है वो क्या है कि जब आप लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे, और लोग अगर अंदर चले भी गए तो बात नहीं करने दी जाएगी, तो फिर एक बंद कमरे में और जेल ट्रायल, और जिस तरह से ओपन ट्रायल की जो हमें एक डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो यही होती हैं। खान साहब ने और वहां पर मौजूद सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, जिसके बाद उन्हें इजाज़त दी गई सहाफ़ियों से बात करने के हवाले से। राजा साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे सामने, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो जराइम की शरह है वो किस तरह बढ़ रही है। बॉर्डर्स हमारे उस तरह से सिक्योर नहीं है, दहशतगर्द अंदर आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। इन हालात में इमरान खान ने इस सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर क्या कहा। वो ये कहते हैं कि कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्दी हो रही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हमारी वजह से है? बॉर्डर पर दहशतगर्दी क्या हम कर रहे हैं? कच्चे के इलाके में डाकुओं की दहशतगर्दी क्या हमारी वजह से है? मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, लूटमार की जा रही है हमारी, क्या ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और इसका नजला भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे ऊपर गिरा रही है। पुलिस कहती है कि जो हमारे जितने भी लोग जिनको पकड़ा जाता है उन्हें कहा जाता है कि आप अपने जो बयानात हैं वो खान साहब के खिलाफ दें, तो लोग डटे हुए हैं और इस फस्तायत के खिलाफ वो कभी भी नहीं टूटेंगे। अच्छा राय साहब, मुल्की हालात के अंदर इमरान खान की गुफ्तगू, और मैं ही तो ये समझ रहा था और हमारे सुनने वाले भी ये समझ रहे थे कि शायद कहीं सीज फायर हो जाएगा, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब बात नहीं करेंगे। और जिस तरह से दरखास्त के ऊपर इमरान खान ने इन्हें रिलीफ दिया, ये इमरान खान का रिलीफ था जलसे के हवाले से, उसके बाद ये गुफ्तगू इस तरह की नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ भी सहूलियात छीनी जा रही हैं, सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, की जा रही हैं, और इस तरफ से भी अब इमरान खान जो हैं, ही इज नॉट कमिंग स्लो। सर ऐसा देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने जेल में जो सहाफ़ियों से बातचीत की है, इसके 3 मज़ीद नुकात भी बहुत अहम हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी हैं, और आर्मी चीफ यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उस वक्त ख़त्म होगी जब बलूचिस्तान के मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा। अब इसके अंदर एक अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो नौजवान और बड़े वाइब्रेंट किस्म के वहाँ पे लीडर्स 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीते थे, उनको धांधले के जरिए हरा दिया गया, और फिर वही लोग मुसल्लत कर दिए गए जो कि 75 साल से बलूचिस्तान के आम लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं,
और उन लोगों को मुसल्लत किसने किया? ये हम सबको पता है कि पीटीआई को निशाना बनाने के लिए कि पीटीआई की नशिस्तें कम हो जाएं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया बलूचिस्तान के अंदर, जो कि इससे पहले भी आवाम का इस्तेसाल करने के लिए मशहूर हैं और माने जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात ये की, उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, यानी दहशतगर्दी हो रही है, इसी तरह पाकिस्तान में जो इस वक्त एक मईशत मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर एक और स्टोरी जो हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो बैरूने जो ममालिक हैं वो इस वक्त उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि ये जो सारा नज़ला है, ये सारा नज़ला भी इस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त लोग जो बिजली के बिलों की वजह से महंगाई के कहर का शिकार हैं, तो इस पर भी लोगों की तवक्कुआत कभी भी इस कठपुतली हुकूमत से नहीं रही थी। ये शरीफ खानदान को तो सियासी तौर पर अवाम निशाने इबरत बना चुके थे। लोगों को पता है कि एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में ये मुसल्लत हुए हैं, और इस इलेक्शन को चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया है, तो इसलिए अब आम लोगों की तनकीद का निशाना भी इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो पाकिस्तान की तबाही निकली है, इसका सारा नजला जो है ये इस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लाने दी। खान साहब कहते हैं कि फायज ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे, और जब ये 4 हल्के खुलेंगे तो उसके बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। 8 सितंबर का जलसा किसी भी सूरत मनसूख नहीं करेंगे। आवाम को कहता हूं कि बाहर निकलें, जलसे में शिरकत करें। उसके बाद एक और खबर की तरदीद भी इमरान खान साहब ने की, जब उन्होंने ये कहा कि हमें जेलों से डर नहीं लगता, हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इकराम को अगवा किया गया और पुलिस कहती है कि वो किसी खातून के साथ भाग गया। सबको पता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को किसने अगवा किया। अगर इनका प्लान बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे, यानी जस्टिस फायज ईसा के जाते ही ये हुकूमत खत्म हो सकती है। और उसके बाद शहबाज शरीफ मिसिंग पर्सन इस तरह से हो जाएंगे कि जैसे बाऊ जी यानी नवाज शरीफ का लंदन प्लान सामने आ गया है और वो लंदन जा रहे हैं, तो इसी तरह शहबाज शरीफ भी लंदन चले जाएंगे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पहले ये कहते थे कि हमने जो सेटलमेंट करके लोग आबाद किए उससे दहशतगर्दी वापस आई, अब ये कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने 8 सितंबर के जलसे के लिए फाइनल कॉल भी दे दी है, और यह भी कहा है कि अगर मुझसे मंसूब कोई बयान चलाया जाए तो उस बयान को दुरुस्त न माना जाए। और सबसे अहम खबर यह कि खान साहब ने इसकी सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने पीटीआई के रोपोश रहनुमाओं को यह कहा कि वो मंजर आम पर आके गिरफ्तारियां दे दें। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस खबर की सख्ती से तरदीद करता हूं। इसका मतलब यह है कि जो हम इस प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को पूरा पैगाम, जब उनकी मुलाकात होती है तो पूरा पैगाम या तो उन तक पहुंच नहीं पाता, वो कोई कॉम्प्रोमाइज किस्म का पैगाम पहुंचता है, और इमरान खान साहब भी फिर जो टॉक करते हैं अपनी टीम के साथ उसको भी आवाम तक शायद पूरे तरीके से पहुंचाया नहीं जाता। और इसके अंदर जाहिर है कहने वाले कहते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल होता है। तो बहरहाल अब उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है, सख्ती से उन्होंने कहा है कि मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि मैंने ये कहा हो कि रोपोश रहनुमा मंजर आम पे आके गिरफ्तारियां दे दे। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह की लाउड एंड क्लियर टॉक की है, जिस तरह का लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, इससे पता यह चलता है कि इमरान खान साहब पर हाल ही में जो सख्तियां बढ़ाई गई हैं जेल के अंदर, उसके बावजूद ही इज नॉट कमिंग स्लो, वो किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं है। और आज एक सहाफी का मैं तज्जिया देख रहा था जो कि
इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से बात की तो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये तो कन्फर्म है कि उन पर सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस आज पहले से भी ज़्यादा नजर आया। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब को तोड़ने के लिए हर किस्म का हरबा जो अब तक आजमाया गया है, ये हर नया हरबा नाकाम हो जाता है। और इसी के मुतल्लिक फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत, यानी वो तो कठपुतली हुकूमत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हुकूमत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि कठपुतली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये नजम सेठी साहब कहते हैं कि जब भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई हिकमत अमली बनाती है तो खान साहब की नई हिकमत अमली उन तमाम फार्मूलाज को उड़ा देती है और खान साहब पहले से ज्यादा मकबूल हो जाते हैं और उनका बयानिया ज्यादा मौसर हो जाता है। ऐसे मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ वकला को पिछले कुछ अरसे से सुन रहा हूँ जो इंडिपेंडेंटली हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इवन के नून लीग के भी जो माजी में केसेस लड़ते रहे, वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि इमरान खान के ऊपर अब कोई ऐसी सज़ा नहीं है और वो सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं, लिहाजा उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए और उनका जेल में रहने का अब कोई जो है वो वजह समझ नहीं आती कि उन्हें क्यों जेल के अंदर रखा गया। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ऐसे माहौल में तरीकाकार क्या है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए ऑब्वियसली अब नए केसेस बनाएं और इमरान खान के केस को किसी और निज़ाम के तहत चलने वाली अदालत के अंडर चलाया जाए? ये सबसे अहम सवाल है। अब ये सवाल हुआ, आज़म नज़ीर तारड़ ने इसका क्या जवाब दिया? इससे पहले जो सबसे अहम चीज़ थी राय साहब, जो खान साहब ने जेल में कही, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जिस तरह से चोरी किया गया और काजी फायद ईसा की सूरत में जो साजिश चल रही है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, कोट एंड कोट, ये इलेक्शन नहीं खोलेंगे, हमारे उम्मीदवार 70 हज़ार के वोटों की बढ़तरी से जीते। हैरत है कि ओन चौधरी 1 लाख वोटों से जीत गया। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अच्छा, अब ये तो चोरी हुई, डाका डाला गया पाकिस्तान की अवाम। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं था, मैं ये समझता हूँ ये अवाम का मैंडेट है, अवामी मैंडेट, यानी आम आदमी के साथ राय साहब चोरी की गई, उनकी इमानत में खयानत की गई है और जिस जमात को उन्होंने वोट दिया, आपने वो वोट उठाकर ओन चौधरी जैसे लोगों की झोली में डाल दिए। अब ये सवाल हुआ है आज़म नज़ीर तारड़ से, फौजी अदालत के हवाले से। वो ये कहते हैं कि फैज हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, तहम जरूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। नून लीग जो बहुत देर से खुशी से निहाल थी कि जनाब देखें फैज हमीद का एहतसाब हो रहा है और खुशाइन बात है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ अब ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और ये उनका इस्तेहकाक है, वो जाने और उस इस्तेहकाक के तहत जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। अब इमरान खान का जो केस है राय साहब कैसे जाएगा, ये एक तो सवाल मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप दें। और दूसरा जो गुफ्तगू उन्होंने इसके अलावा भी की है, आईनी तरमीम नहीं हो सकती, नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता, हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती, किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल पहले से मौजूद हैं। जो जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक सवाल पर भी उन्होंने कहा कि काजी साहब की तोसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, चीफ जस्टिस की तोसी होगी या नहीं इसका फैसला मुझे नहीं करना। और इमरान खान का जो केस है, अगर ये गया फौजी अदालत में तो इसका फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। पंजाब हुकूमत कैसे करेगी ये भी कौम को जरूर बताया जाए। ये तो इसी तरह की कल को बलोचिस्तान हुकूमत कहे कि उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो केस फौजी अदालत में भेजना है, या फिर सिंध हुकूमत कहे, और ये भी तो हो सकता है ना ऐसा कि केपी हुकूमत कहे कि हमने मरीम का केस जो है, या फिर नवाज शरीफ का केस, या फिर आसिफ अली जरदारी अगर वो सदर ना रहे और उस कुर्सी पे ना बैठे हों, या फिर बिलावल का केस, या फिर किसी का भी केस केपी हुकूमत ऐलान कर दे कि हम भेजेंगे, और क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इस तरह? राय साहब देखें, आशिफ साहब, फौजी अदालत में इमरान खान साहब का केस भेजने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं या जिन ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, इससे पहले 3 हकायक का जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब का केस फौजी अदालत में ले जाने के लिए जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको बुनियाद बनाया जा रहा है, या इनकी बुनियाद पर क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का केस हम फौजी अदालत में लेके जाएंगे, जिसमें कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ का केस और GHQ में लोगों के घुसने का केस। अब 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक जितने भी केसेस थे, यानी इमरान खान साहब 9 मई के दिन जब ये वाक़यात हुए तो उस वक्त इमरान खान साहब नैब की तहवील में थे।
इमरान खान साहब को किसी फोन कॉल की, किसी वीडियो कॉल की कोई सहूलत मयसर नहीं थी। और अगर इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई कॉल वगैरह की होती तो नैब के रिकॉर्ड पर होती, और नैब की तहवील में खान साहब कहां से कोई कॉल कर सकते थे। लेकिन वो लोग जो 9 मई के दिन पुरअमन तरीके से पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर एहतजाज कर रहे थे और मौके पर मौजूद थे, उनको भी सवा साल कैद रखने के बाद, उनकी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद, उनके खानदानों को तबाह बर्बाद करने के बाद, उनकी जायदादें जो बिक गई, जो उनके ऊपर मुफलिसी आ गई, उनके रिश्ते तबाह हो गए, तो उसके बावजूद सवा साल के बाद अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। अदालतों ने उनको रिहा कर दिया, जिनमें सनम जावेद भी हैं, जिनमें आलिया हमजा भी हैं, और पीटीआई के अब बहुत कम ऐसे कारकुन हैं जो कि इस वक्त 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार रह गए। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उनके मुतल्लिक भी किसी भी अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि इन्होंने कोई फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की, ये फौज के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस थे, या इन्होंने किसी प्लानिंग के तहत कोई तोड़ फोड़ या हमला किया। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे, जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं कि ये पुरअमन एहतजाज करने के लिए मौजूद थे, उनके खिलाफ भी केसेस साबित नहीं हुए। तो इमरान खान साहब जो कि मौके पर मौजूद भी नहीं थे, जिनका कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस भी मौजूद नहीं, उनके ऊपर फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाने की बुनियाद कैसे बन सकती है। उसके बाद आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है वो इसी किस्म का एक फैसला दे चुका है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा वो 9 मई के केसेस के मुतल्लिक फैसले दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरयार अफरीदी, असद उमर के केसेस में जो नाम नहाद एविडेंस जमा कराया गया था उसको उठा के कूड़ादान में फेंक के उनको रिहाइयां दे चुकी है। तो इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट और केपी की लोअर जुडिशरी इन तमाम केसेस को खत्म कर चुकी है। तो जो लोग एक्टिवली एहतजाज कर रहे थे, जो बाहर थे, उनके खिलाफ ये केसेस साबित नहीं हो सके एविडेंस ना होने की वजह से। और ऐसी अदालतें जो कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें जो एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है, हाई कोर्ट्स भी एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें भी इस कदर कमजोर केसेस हैं कि इनको चला नहीं सकी। तो इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ केस फौजी अदालत में ले जाना ये मरियम नवाज की जाती ख्वाहिश है, क्योंकि उनको ये पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर सारे बोगस केसेस खत्म हो रहे हैं। उनको ये भी पता है कि राइटिंग ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है। उनको पता है कि उनकी असल नशिस्तें 2 थी नून लीग की कुल मिला के। इसलिए वो चाहती हैं कि या तो खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान ले ली जाए, इसके ऊपर भी वो एस्टैब्लिशमेंट को या कुछ और हलकों को पुश कर रही होंगी, और दूसरा वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जेल में कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए, या फिर फौजी अदालत में उनका केस जो है ये चलाया जाए, क्योंकि मरियम नवाज की ख्वाहिश और अहकामात पर ही फायज ईसा जैसे जो एजेंट हैं इन्होंने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। तो फौजी अदालत के अंदर केस चलाना, ये जाहिर है कि अगर खान साहब का केस किसी बोगस बुनियाद पर ले जाया गया तो ये आपकी हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो कितनी और अंधेर नगरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ये बर्दाश्त कर सकते हैं एक ऐसी सूरत हाल में जब अवाम में अवेयरनेस का लेवल ये है कि तमाम तर जबर के बावजूद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को 3/4 अक्सरियत से अवाम ने वोट दे के जितवा दिया। तो इसलिए जिस किस्म की अवेयरनेस है, तो ये इस्तेमारी निज़ाम जो है, इस्तेमारी निज़ाम, ये इस्तेसाल का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम, ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। और अल्टीमेटली जो खान साहब ने बात की कि ये शरीफ ख़ानदान पूरा लापता हो जाएगा, यानी ये लंदन फरार हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की हो, जब कंटिन्यूसली अवाम एक लीडर के साथ खड़े हों तो दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन अवाम की ख्वाहिशात को ज्यादा देर तक रोन नहीं सकती। ये एक नजरिया है, ये एक असूल है, कुदरत का असूल है, इससे आप इनहराफ कर ही नहीं सकते।
अच्छा भाई साहब, ये जो खबर है अडयाला जेल के हवाले से, मोहम्मद अकरम के घर पर एक तरह से धावा बोला गया और उनके 3 बच्चे और उनकी मिसेस जो मीच हैं वो वहां पर मौजूद थी जब ये सारी कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडयाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली और बंदा उठाकर साथ ले गए, लेकिन अभी तक नहीं पता चल सका कि जेलर मोहम्मद अकरम कहां पर हैं। हाई कोर्ट पिंडी बेंच में केस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सीसीपीओ रावलपिंडी अदालत को ये कायल नहीं कर सके और उल्टा अब जेलर मोहम्मद अकरम का घर जो है रायसा वो छीना जा रहा है। जज वकास मिर्जा ने इस मामले पर काफी सख्त रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में मोहम्मद अकरम की बाजियाबी केस की समाअत हुई और वो ये कहते हैं कि मोहम्मद अकरम की जो सीसीपीओ थे कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से हमें कोई सुराग नहीं मिला। इस पर सीपीओ और रावलपिंडी ने अदालत में ये भी बताया कि हम उनकी बाजियाबी के लिए कार्रवाई जो है कर रहे हैं और अभी हमें वक्त लगेगा। इमाम मजारी ने अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि कल रात 2:30 से 5 बजे के दरमियान ये 25 लोग दाखिल हुए। यूनिफॉर्म में थे, पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन के लोग भी थे और इसके साथ साथ एजेंसी के लोग भी थे और उन्हें बताया गया कि आप हमें उनके फोन की मालूमात दें। एजेंसियां जाकर कहती हैं कि हम उन्हें दवाइयां दे रहे हैं, आप कोर्ट के चक्कर लगाना बंद कर दें, वहां से कुछ हासिल नहीं होगा। जस्टिस मिर्जा वकास ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये बहुत ही संजीदा नोयत का है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया और फिर राय साहब ये 15 दिन की जो मोहलत मांगी गई थी, अदालत ने 10 सितंबर तक इस केस को मुलतवी कर दिया है। राय साहब ये तो चलें जो कुछ हुआ, मेरा सवाल उन सहाफियों के मुतल्लिक है जिन्होंने कहा कि इंकशाफात हुए हैं, उनको ये मालूमात कौन दे रहा था? जज बुलाकर पूछता क्यों नहीं उनसे कि आपने ये खबर रिपोर्ट की किसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हवाले से, तो आपको किसने बताया? जाहिर सी बात है जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उन सहाफियों को नोटिस देकर पूछना चाहिए। पूरी कौम को पता है कि इस वक्त जेलर मोहम्मद अकरम कहां पे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह रावलपिंडी के कमिश्नर साहब को भी वो आज तक पता नहीं चल सका, किसी अदालत में पेश नहीं हुए, कौन सा मुकदमा उनके खिलाफ है, सरकारी मेहमान है या रियासती मेहमान है, ये भी किसी को राय साहब नहीं पता। तो अब इन्होंने एक और काम ये किया है कि दीवार के ऊपर, जो जेलर साहब के घर की दीवार थी उसके ऊपर एक नोटिस लगाकर चले गए हैं और घर खाली करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया गया। राय साहब आप के खिलाफ कार्रवाई होना तो अलग बात है, हाई कोर्ट जिस तरह से कार्रवाई को लेकर चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी गांव की कोई पंचायत भी होती ना राय साहब, वो भी इससे अच्छा फैसला देती और उनके पास जितने इख्तियारात हैं वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अभी तक मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए कुछ कर चुकी होती। लेकिन ये हाई कोर्ट बिल्कुल बेबस नजर आती है। मुझे यही लग रहा है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और ये दिन इसी तरह गुजरते जाएंगे और किसी को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा। अब ये अडयाला जेल में एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं, इनके समेत 3 मजीद अफसरान राय साहब आगे हैं। अली अमीर शाह को एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया, जबकि आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन तैनात किया गया और जमात अली को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल अडयाला जेल तैनात कर दिया गया है। तो राय साहब ये इस वक्त की सूरत हाल है। सहूलतकारी अगर हुई तो सबूतों की बुनियाद पर केस चलाया जाए। जबरी गुमशुदगी से मामला जो है राय साहब क्या इस तरह हल होंगे? और ये जो अब नई इस वक्त रेवोल्यूशंस जो है वो हमारे सामने आ रही है। देखिए आशफी साहब, कानून क्या कहता है, इसके 2 नुकात बड़े अहम। जब कोई गिरफ्तारी हो तो 24 घंटे के अंदर आपको अदालत के अंदर पेश करना होता है या आपको अदालत को बताना होता है कि किस कानून नाफिज करने वाले इदारे ने गिरफ्तार किया है, उसकी बुनियाद क्या है, और उसकी बुनियाद पर मिसाल के तौर पर जो मोहम्मद इकराम है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल साबिक, इनको जब गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के बाद इनको अदालत में पेश किया जाता। ये कहा जाता कि पुलिस के पास ये शवाहिद हैं कि ये जेल मैनुअल से हट के एक कैदी यानी इमरान खान साहब की कोई गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से या कायदो ज़वाबित को पामाल करके सहूलतकारी कर रहे थे। हमने इनका सबसे पहले जिस्मानी रिमांड लेना है ताकि इनके पास अगर कोई डिवाइसेस हैं वो हम रिकवर करें और इनसे हम तफ्तीश करें। तो अदालत क्या करती, पहले मरले में उनका जिस्मानी रिमांड देती और ये सब कुछ एक कानून के तहत हो रहा होता। उसके बाद दोबारा जब एक जिस्मानी रिमांड की मुद्दत ख़त्म होती तो उसके बाद जो पुलिस या तफ्तीशी है वो जाके अदालत को बताता
कि हमने अब तक इनसे ये चीज़ें रिकवर की हैं, क्या हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर उसके लिए वो दलाइल मजबूत ना हो तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी जाती है, और जब तक केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक जुडिशल कर दिया जाता है, यानी जेल भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको पता होता है कि ये शख्स जो गिरफ्तार किया गया ये किसकी तहवील में है, और उसके बाद अदालत के अंदर ये केस जो है एक आप कह लें कि एक पब्लिक लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, अदालती निज़ाम के लेवल पर रजिस्टर हो जाता है। लेकिन ये एक अजीब अंधेर नगरी है कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को अगवा किया गया, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, ये नहीं बताया जा रहा कि क्या वो पुलिस के पास हैं, रेंजर्स के पास हैं, आईएसआई के पास हैं। तो इससे सवालात ये खड़े होते हैं कि क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से वो नाम नेहाद जुर्म मनवाने की कोशिश की जा रही है जो कि उन्होंने नहीं किया? क्या उनसे तफ्तीश की तो अदालत ने भी इजाजत दे देनी थी? इस्टेब्लिशमेंट का तो एक फोन काफी है किसी अदालत के लिए कि जी हमें तफ्तीश के लिए पुलिस को आप इजाजत दें और इसका जिस्मानी रिमांड दें। लेकिन इसका मतलब यह है कि इतने कोई कमजोर शवाहिद मुबैना तौर पर होंगे कि पुलिस को तफ्तीश करने की इसलिए इजाजत नहीं दी गई कि ये केस जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या सवाल ये उठता है कि उनको लापता करके, उनके ऊपर टॉर्चर करके मुबैना तौर पर, या उनको कोई मुश्किल हालात में रख के उनसे कोई ऐसे बयानात लेने की कोशिश की जा रही है उन जराइम के मुतल्लिक जो उन्होंने किए नहीं है। और उसके बाद अब उनकी फैमिली चूंकि अदालत में चली गई है, और अदालत में जब गई तो पता चला कि मुतलका थाने में कोई एफआईआर, कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं है, तो ये लाकानूनियत सामने आ गई है। इसलिए अब उनकी फैमिली को ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि देखें आपके घर का एक बंदा हमने अगवा तो कर लिया है, अगर आप उसके अगवा के लिए अदालतों में जाएंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि हुक्मरानी हमारी है, और उसका नुकसान ये होगा कि आपका हम घर भी खाली करवा देंगे, उसको भी, बंदे को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आपका घर भी खाली करवाएंगे, और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। तो असल में तो ये जो पूरा एपिसोड है उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि इस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी, कोई कायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जी, तो आप पेश कर दें अदालत के अंदर, अदालत उसके मुताबिक फैसला सुना दे। लेकिन इसकी वजह से ये सारी पुरस्कारियत जो है ये बढ़ रही है। और फिर जस्टिस फायज ईसा कहते हैं कि मेरे दौर में कभी कोई मुदाखलत नहीं हुई, बदतरीन आइन की, कानून की पामाली फायज ईसा के दौर में हुई है, और पाकिस्तान की तारीख के पूरे 75 साल की तारीख के जनरल याह्या का नंबर भी ये काट गए हैं, जनरल बाजवा का नंबर भी काट गए हैं। सबसे गैर मकबूल, सबसे नापसंदीदा शख्सियत पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फायज ईसा बन गए हैं, जो कि चीफ जस्टिस का ओहदा होते हुए, अख्तियारात होते हुए, ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम को रोक नहीं रहे, बल्कि इनके सहूलतकार बने हुए। अच्छा भाई साहब, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकयात हुए। एक तो खान साहब की ना बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, और इमरान खान ये एक दफा नहीं मुतादिद दफा कह चुके हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जेल का अमला जो है इस हवाले से जेल मैनुअल को फॉलो नहीं करता। आपको याद होगा कि ये मामला हाई कोर्ट भी गया और वहां भी कहा गया कि जी जेल मैनुअल के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल की सहूलत मुयसर नहीं। अगर आपका जेल मैनुअल अंग्रेज के दौर का होगा, जनरल डायर के दौर का होगा, तो राय साहब उसके अंदर तो व्हाट्सएप नहीं लिखा होगा। तो इन्होंने ना ही उसे अपडेट किया, ना हमारा कानून अपडेट है। तो इस मामले को हाई कोर्ट से भी कहा गया कि आप बात करवाएं। अब एक तो बात ये हुई कि जज साहब ने जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे उनको बुला लिया और कहा कि आप इनकी बात क्यों नहीं करवाते। तो उन्होंने आगे से कहा कि जनाब हम तो कॉल करते हैं, आगे से बच्चे फोन नहीं उठाते। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके ऊपर ऑब्वियसली खान साहब को गुस्सा है और उन्होंने कहा जज के सामने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि यार तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, ये कैसी तुम बातें कर रहे हो। और इसके बाद यकीन दहानी करवाई गई है कि हम खान साहब की बात जो है वो बच्चों से करवा देंगे। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज ये हुई राय साहब के डंबल की अदम फराहमी, और जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। राय साहब केसेस खत्म हो गए हैं और अब बाल्टी में से रेत ही निकलेगी, गटर का ढक्कन ही उठा के छोड़ देंगे, बदबू फैले। इमरान खान अगर किसी को बुलाना चाहे तो 2 दिन बाद उनकी बात सुनी जाए। अजियत ही रह गई है जो इमरान खान को देनी है। इमरान खान को अब अगर आप डंबल नहीं देंगे, यानी रियासत
और पाकिस्तान में इस हुकूमत के प्यार करने वाले इमरान खान से डंबलों का जो बदला है वो ले रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो जंग है ये शुरू हुई है और इमरान खान का पलड़ा बहुत भारी है। एहतसाब अदालत में राय साहब ये जो मामला था, खान साहब ने 3 दरखास्तें दायर की और पहली दरखास्त जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि किताबें, डंबल और बच्चों से बात ना कराने से मुतल्लिक दरखास्त थी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अदालत ने बानी पीटीआई को किताबें फराहम करने का हुक्म दे दिया है। डंबल की अदम फराहमी पर जेल इंतजामिया से जवाब भी तलब कर लिया है। और फिर खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक इमरान खान की बच्चों से बात करने की दरखास्त पर जेल इंतजामिया को 2 दिन में अमल दरामद का भी हुक्म दिया गया। राय साहब, किताबें मिलेंगी, डंबल मिलेंगे और कैद तन्हाई और ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ अजियत है या वाकई कोई मसला होगा जिस वजह से ये नहीं हो पा रहा? बड़ा संजीदा मामला है और रियासत बेबस नजर आती है, एक फोन कॉल नहीं हो रही। देखिए, ये तो बड़ी मुज़ीका खेज बात है कि इमरान खान साहब के मैंने जरा संजीदगी से बताइए जी, कि इमरान खान साहब के बेटे फोन नहीं उठाते और इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस भी देखें कि इसके बावजूद कि वो जेल में हैं और नए डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के रहमो करम पर हैं, तो इसके बावजूद इमरान खान साहब ने जज के सामने उनको डांट पिलाई कि तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो तो अकल की बात करो। अब इसके अंदर एक कर्नल और एक मेजर के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि इस वक्त जो अडयाला जेल का कंट्रोल संभाले हुए हैं एक मेजर और एक कर्नल, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो चीज़ मांग रहे हैं, अगर इमरान खान साहब को वो चीज़ ना दी जाए तो ये उनकी और एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी फतह होगी। यानी इमरान खान साहब पर कोई केसेस तो साबित नहीं हो सके, इमरान खान साहब को झुकने पर और डील करने पर मजबूर नहीं किया जा सका, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले करने पर मजबूर नहीं किया जा सका। तो अब आखिरी फतह इस बात को समझा जाता है कि इमरान खान साहब अगर कोई डंबल मांग रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए, इमरान खान साहब अगर कोई किताब मांग रहे हैं, इमरान खान साहब अगर कोई पानी वगैरह मांग रहे हैं, तो उनकी बात का जवाब ना दिया जाए। क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि अब जो नया अमला तैनात किया गया है, इमरान खान साहब जब उनसे मुखातिब होते हैं तो वो सुनी अनसुनी कर देते हैं और इमरान खान साहब की बात का जवाब नहीं देते। तो ये बात का जवाब ना देना, इसको भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये समझ रही है कि ये हमारी फतह है। लेकिन फतह का तयन कब और किस वक्त हुआ और कैसे होता है, वो होता है इलेक्शन के दिन कि कौन सी पार्टी जीती है। तो जिस तरह का जबर पीटीआई पर किया गया, उसके बावजूद जो पीटीआई ने 3/4 के करीब अक्सरियत हासिल की, तो ये एक इंडिकेटर है कि असल में ये जो पूरी लड़ाई थी इसके अंदर फतह याब कौन हुआ है। इसके अंदर अगर कोई हारा है तो वो इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क की मईशत, ये रियासत, इस रियासत की साख, इस्टेब्लिशमेंट की साख, इलेक्शन कमीशन की साख, फायज ईसा की साख। और इसलिए बार बार हम ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि कोई भी पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहता कि अपने इदारों, अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौजी क़यादत, फौज के मुतल्लिक किसी भी किस्म के कोई तल्ख सवालात उठाए या उसके ज़हन में ये तल्ख सवालात उभरें। लेकिन अगर 2 साल से एक तजर्बा, यानी शरीफ खानदान को 30 साल मुसल्लत रखने के तजर्बात पहले भी किए जा चुके हैं, एक रीसेंट तजर्बा अगर कर लिया गया है और उसके नताइज भयानक तरीन साबित हुए हैं, ऐसे नताइज के मुल्क भी कोलैप्स हो गया, मईशत कोलैप्स हो गई, लोगों में इंतशार फैल गया, उसके बाद अवाम 90% किसी और तरफ खड़ी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक सवालात होने शुरू हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस, वो सब ISI के किरदार के मुतल्लिक रिमार्क्स देने लग गए। अदालतें ये कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में बदतरीन लाकानूनियत है। अदालतों के जज साहिबान के कमरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे तक लगाने पड़ गए। उसके बावजूद लोग अगर एक पार्टी के साथ, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को इस तजर्बे को असेस करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए कि नताइज ठीक नहीं आए तो अब चलें, पिछला वक्त वापस नहीं आ सकता। खान साहब को ऑन बोर्ड लेके मेरिट के ऊपर मुज़ाकरात करके अगला एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए एक राह हमवार की जाए। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि पिछले 2 साल के दौरान जो कुछ किया गया है तहरीक इंसाफ के साथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।
तो उसके बावजूद अगर नताइज नहीं निकले, उसके बावजूद अगर मईशत नहीं चली, तो 10 साल भी अगर ये पीटीआई को जबर के तहत इस तरह दबा के रखा जाएगा तब भी नताइज नहीं निकलेंगे। तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, रियासत को आगे बढ़ाने के लिए, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट और आवाम को एक पेज पर होना चाहिए, और इस एक पेज पर वापस लाने के लिए वे आउट यही है कि मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के बाद एक अगले साफ सुथरे शफाफ इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।